हेलो बच्चों, सबसे पहले थैंक यू। आज बात करते हैं किरण प्रकाशी की, जो आपको सामने नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 9। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा चैप्टर है? किरण प्रकाशी की, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर से संबंधित थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं कि ये जो चैप्टर ऐसा है कि इसमें संबंधित जितने भी ड्राइव है, सूत्र और प्लस न्यूमेरिकल्स, ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है। और जो भी कोई फिजिक्स का टीचर होता है और जब भी वो अपना डेमो देने जाता है या इंट्रोडक्शन देने जाता है, तो मोस्टली इस चैप्टर से ज़्यादातर वो क्या करते हैं, डेमो दिलवाते हैं। या फर्स्ट पार्ट में है चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, एक आपकी किरण प्रकाशी की। दो चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे संबंधित बच्चों को कई सारी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का समाधान तब तक होता है इसको अच्छी तरह से आप पढ़ते हो। तो क्यों ना मैं इसी चैप्टर की बारीकी से शुरुआत करते हैं और दोबारा इस चैप्टर को समझते हैं अच्छे से। और धीरे धीरे समझना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर लेंथली है और थोड़ा सा इसको समझ की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे आप समझोगे, हर एक पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। किरण का मतलब होता है कि सूर्य की प्रकाश की जो किरण है वो जब किसी सतह से टकराती है, अब वो एक सीधी रेखा में आकर गिरती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। या प्रकाश की एक सरल रेखा में गमन करती है, उसे प्रकाश को किरण कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली इनके बारे में क्या करते हैं, बेसिक जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि इसकी जो प्रस्तावना मैंने आपको कराई थी डेमो में, वो क्या थी? इसको इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने करवा रखा है तो आप थोड़ा सा बेसिक समझ लिए। तो इसका मतलब है कि एक पार्ट तो था चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, दूसरी इसकी जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा वो कितनी थी, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और इनकी जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है सी, वो कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, उसे किरण कहते हैं। सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश किरण कहते हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन में चर्चा की। उसके बाद में आपने देखा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या हुआ था बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में आपने देखा कि एक समतल कांच की प्लेट है और इस समतल कांच की प्लेट के नीचे की तरफ आपने पॉलिश कर दी, ठीक है बच्चों। और पॉलिश करने के बाद में आपने क्या किया, एक सूर्य की प्रकाश की जो आपतित किरण है वो दर्पण से टकराती है और वो परावर्तित हो जाती है। और यह आपतित और परावर्तित के बीच में का विलंब होता है। तो यह आपकी किरण थी बच्चों, यह तो थी आपतित किरण, और यह आपकी किरण हो गई बच्चों परावर्तित किरण। और ये आपका पार्ट हो गया विलंब। और ये जो कोण है, यह कोण तो हो गया आई और यह कोण हो गया आर, और ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। अब आपने परिभाषा यह बनाई थी कि जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब आपतित होती है और वो समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनमें क्या क्या कॉमन देखा, एक तो आपने कोण देखा I × R, ये बराबर होते हैं। एक आपने देखा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित, तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये आपने प्रकाश का परावर्तन से समझा। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहां से क्या सीखा? प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों। यह विलंब दो भागों में विभाजित करता है। अब कह रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण क्या करते हैं, एक सीधी ले लेते हैं तो आपको कोई डाउट्स ना हो। या दोबारा बना लेते, ये एक सीधी रेखा है। अब कह रहा है कि ये किरण है, अब ये किरण ऐसे जानी चाहिए बट ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये जो किरण का कोण है ये तो जाएगा आई और ये किरण हो जाएगा आर। ये मान लीजिए कि ये आपका पार्ट संघन माध्यम है, जल वाला पार्ट है, और ये जो माध्यम है ये 1 है और ये माध्यम 2 है, और ये किरण है ये आपतित है, और ये किरण कौन सी होती है, अपवर्तित। अब बात करते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, ये आई है आर है और ये आपका हो गया अभिलंब। अब इसकी परिभाषा आपने यही तो देखा बच्चों कि जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण, जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। ये होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये होगा रिफ्लेक्शन और ये होगा रिफ्रैक्शन, इतना सा अंतर है। ये क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डॉट की दिशा में होनी चाहिए, बट ये अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, मतलब अपने रास्ते से हट जाता है। और किस दिशा में आ जाता है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, मैं क्यों न आपको छोटा सा इसी के बारे में समझा देता हूँ। एक तो पहला होता है प्रकाश का अपवर्तन कि कांच का बर्तन है या कोई एक पात्र है, उस पात्र में जैसे ही अगर आप पानी डालकर उसमें सिक्का रख देते हो तो वो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सिक्का आपको ऊपर उठता हुआ नजर आता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। क्या है प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल, का अपवर्तन के उदाहरण। इसमें यह होता है कि बच्चों एक आपका पात्र है, इस पात्र के अंदर पेंदे में एक सिक्का रखा हुआ है और ये पानी है, जल से भरा हुआ है। अब कह रहा है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों ध्यान से देखिए, इसकी डिस्टेंस ये है, ये ना, तो इस पात्र की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, h हो जाएगी। बट पानी जैसे डालते हैं तो ये सिक्का अपन को ऊपर उठता हुआ नजर आता है, ऊपर नचता नचता आते हुए, जब कोई प्रेक्षक होता है वो यहां से, और ये जो सिक्का है ये सिक्का आपको यहां नजर आता है आभासी के परिवर्तन के कारण। तो अब इसका जो प्रतिबिंब है ना बच्चों, एक तो यह और एक यह, जब टकराकर ये प्रेक्षक, प्रेक्षक मानी देखने वाला व्यक्ति, कहने का मतलब यहां से जब पेंदे के पात्र में सिक्का रखा हुआ है, अगर इस पात्र में पानी नहीं डालते हो आप, तो पानी नहीं डालने की वजह से क्या होगा बच्चों, आपको जो सिक्का है वो नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करना कि आप एक प्याली रखना, प्याली में एक सिक्का रख देना, उस सिक्का रखने के बाद आप धीरे 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 पीछे होते जाइए, जब तक पीछे हो जाइए जब तक आपको सिक्का नजर नहीं आई तब तक। अब अपने दूसरे साथी को कह दीजिए कि इस प्याली के अंदर आप पानी डाल दीजिए। पानी जैसे डालेंगे, जहां जिस पोजीशन में पहले आपको सिक्का नजर नहीं आता, अब वो सिक्का आपको नजर आने लग जाएगा। आप और थोड़ा पीछे चले जाइए जब तक वो सिक्का नजर नहीं आता तब। तो इससे क्या स्पष्टीकरण निकला, इससे ये स्पष्टीकरण निकला कि जो प्रेक्षक होता है, देखने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो पानी के अंदर पेंदे में जो सिक्का है वो इसको पेंदे में नजर नहीं आएगा, वो ऊपर उठता हुआ प्रतीत होगा, उसको ये लगेगा कि यहाँ सिक्का है और ये डिस्टेंस वास्तविक हाइट से, और ये हो जाएगी h डैश। कहने का मतलब
ये आभासी सिक्का होगा। और जब कोई प्रेक्षक इसका प्रतिबिंब और वास्तविक सिक्के का प्रतिबिंब बनकर यहाँ इस प्रेक्षक को ये लगेगा कि ये सिक्का पेंदे की बजाय ये सिक्का यहाँ मौजूद है और रियल में जो सिक्का है वो वापस मौजूद वही है। इसी के अनुसार आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दूसरा यह है कि अस्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। वो यही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर आपको पूछ लिया जाए, ये पूछते नहीं है बेसिकली, ये इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर में जब आप आ रहे हो तो आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली चीज़ें अगर आपको नई आइडियाज़ होंगी तब आगे जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी ड्राइव करने के जो तरीके हैं, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके माध्यम से अपन यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कुछ इंट्रोडक्शन में देखा, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है और इनकी तरंग दैर्ध्य इतनी है। और आपने देखा बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 मीटर होता है। ये प्रकाश की चाल है, ये सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखा कि उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, यह आपका तल रहा। बाद में देखा बच्चों आपने प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। अब माध्यम 1 में तो है आपतित किरण, माध्यम 2 में है अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन में पेंदे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उड़ता हुआ प्रतीत होता है या ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका आभासी, आभासी का मतलब होता है इसका प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी, वास्तविक का जब मैं नाम लूँ तो आप समझना कि आप वास्तविक का मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है बीम की तरह, आभासी का मतलब उसका प्रतिबिंब बनना, उसकी परछायां बननी, या तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। एक तो होती है इमेज भी बना सकते हो, वर्चुअल भी बना सकते हो, एक होती है रियल। तो ये आपका रियल सिक्का, तो ये प्रेक्षक को ये दिखाई यहाँ देगा ऊपर उड़ता हुआ, तो ये रियल हाइट है वो तो h हो गई, और ये ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा ये h डैश हो गई। इस तरह से प्रेक्षक को नजर आएगा, सिक्का ऊपर उड़ता हुआ नजर आता है। ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, ये अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस वजह से प्रेक्षक को दिखाई देता है। यह तो थी जो बेसिक जानकारी। अब गोलीय दर्पण है, अवतल है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतने में इस पाठ को आप समझिए थोड़ा सा। अब बच्चों बात करते हैं गोलीय दर्पण की। नया टॉपिक लिखते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अब बच्चे समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अब बच्चों गोलीय दर्पण होता है गोलाकार आकृति का। गोलाकार आकृति एज ए वर्त का रूप देखा होगा आपने। गोलाकार होता है, एक वर्त का रूप होता है गोलाकार आकृति। तो क्यों न अपन भी एक वर्त का रूप ले लेते हैं। ये आपने वर्त का रूप देखा, यह गोलाकार है, गोलीय। दर्पण व लेंस में इतना ही अंतर होता है कि जो दर्पण और लेंस, इनके चित्र के माध्यम से समझाएंगे अच्छे से कि अवतल, उत्तल, दर्पण, लेंस में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। पहले समझ रहे हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो यहां से क्या करते हैं बच्चों, इस पे पॉलिश कर देंगे और यहां से सेंटर पॉइंट से एक रेखा खींच देंगे और ये आगे तक खींच देंगे। यहां से O, ये R, ये आपका P पॉइंट हो गया। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन होती है मुख्य अक्ष। अब गोलीय दर्पण होता है गोलीय कोश का कटा हुआ एक भाग होता है। अब गोलीय दर्पण के बारे में अगर पूछना हो तो ये क्या होता है, गोलीय कोश का कटा हुआ एक भाग होता है।
बेसिक जानकारी आपको इतनी याद रखनी है कि गोलीय कोश का कटा हुआ एक भाग होता है, ये होता है मुख्य अक्ष, और इसमें बच्चों पी होता है ना, ये होता है ध्रुव है। मेन पॉइंट यहीं से नापते हैं अपन, ध्रुव है। ओ है वो वक्रता केंद्र होती है। और आर क्या है बच्चों, आर ओ पी के मध्य की जो दूरी है ना, ओ पी की जो दूरी आर है, यह वक्रता त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, ध्रुव हमेशा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु में स्थित होता है, यहीं से दूरियां नापते हैं अपन। जितनी भी जो दूरियां होती है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये इसका सेंटर पॉइंट यूज करते हैं, पोल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, पी फॉर पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण का एक तरह से व्यास, वो आधा कर देता है। अगर आप इसको सेंटर में काटोगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, और वक्रता त्रिज्या हो गई इसकी डिस्टेंस मुख्य अक्ष के सापेक्ष। ओ और पी के मध्य की दूरी हो गई आर, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। और यह लाइन हो गई, यह गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित करती है, ये को बोलते हैं मुख्य। अब यह तो हो गया आपकी बेसिक जानकारी। अब गोलीय दर्पण से अपन क्या करते हैं बच्चों, कुछ पार्ट्स ज्ञात करते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। गोलीय दर्पण तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में क्या होता है, एक गोलीय कोश का कटा हुआ भाग होता है बच्चों, इसके ऊपर बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, और यह आपकी हो गई मुख्य अक्ष, और यह एक मुख्य अक्ष के सापेक्ष किरण, यह एक नीचे सापेक्ष किरण, यह तो यहां से टच करता है और यह यहां से टच करता है। यहां से जो टच पॉइंट है यह तो जाएगा फोकस बिंदु, और यह किरण आपतित है, यह किरण आपतित है, और यह किरण परावर्तित हो जाती है, यह किरण परावर्तित हो जाती है, और यह हो जाता है फोकस बिंदु, और यह हो जाएगी आपतित किरण। और यह हो जाएगी परावर्तित, और यह हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब दूसरा इसी में डायग्राम बनाते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, यहां से अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। यह आपकी मुख्य अक्ष, यहां से ये किरण जाएगी, यहां से ये किरण जाएगी। अब यहां से ये किरण इस साइड अंदर की तरफ बनेगी, और यह किरण इधर से निकल जाएगी, यह किरण इधर से निकल जाएगी। एक आपका हो जाता है बच्चों समतल दर्पण। तो समतल दर्पण या तो आप ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, एक भाग पर पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश क्या होती है, वहां प्रकाश जाता नहीं, यहां से प्रकाश ऐसे आता है इस तरह से। ये आपका समतल दर्पण। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये अवतल और उत्तल और समतल दर्पण, इनके आखिरकार इनकी समझ कैसे पता चले कि क्या होता है। देखो बच्चों, ये आपका हाथ है, इस हाथ को इस तरह से रखो आप, जैसे इस तरह से। ये आपका बाहरी आवरण है, बाहरी, और ये अंदर का आवरण है, दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर का आवरण है और ये बाहरी आवरण। अब आपको करना क्या, अपने हाथ को इस तरह से रखें बच्चों, इस तरह से। तो ये जो बाहरी भाग है, जब गोलीय दर्पण, आप अपना एक हाथ मान लीजिए, हाथ की तरह गोलीय दर्पण होता है, जो क्या बात करते हो आप, अवतल दर्पण। जो बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी जाती है ना, पॉलिश का मतलब होता है पेंट करना। इसमें यहाँ क्या करते हैं अपन, कलर लगा देते हैं या पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं पेंट, क्योंकि ये प्रकाश की जो किरण है इस कांच या दर्पण में से निकलकर बाहर ना चला जाए, यहीं से टकरा कर जो भी घटना घट से वो इनसाइड ही हो। इस तरह से यहाँ क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये जो दांती नजर आ रही हैं, ये कोई ऐसी कोई बाढ़ नहीं है इसकी, ये इसकी पॉलिश की हुई है। जैसे इसको पॉलिश कर दी, तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, अपना हाथ
इस भाग में आपने पॉलिश कर दिया तो यह भाग तो क्या हो गया, काम नहीं करेगा। अब भाग आपका इनसाइड करेगा, तो इनसाइड की तरफ प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी और परावर्तित हो जाएगी। जहां जिस बिंदु को परावर्तित होती है या कटान बिंदु पर जो बिंदु मिलता है वो बिंदु होता है फोकस बिंदु। एक होती है फोकस दूरी, एक होती है फोकस बिंदु। तो ये जो एफ है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फोकस बिंदु। और दूसरा देखिए उत्तल। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इनसाइड का जो पार्ट है, अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट, जो आपका हाथ है इनसाइड वाला, इस तरफ पॉलिश कर देते हैं तो यह पार्ट आप काम करेगा। इस पार्ट पे जब प्रकाश की किरण गुजरेंगी तो ये क्या है, परावर्तित हो जाएंगी और बाहर की तरफ आपका फोकस बिंदु एफ डैश या एफ बनेगा। ये आपका फोकस बिंदु होगा, ये आपका होता है उत्तल दर्पण। तो इनकी समझ यही करनी है कि ये हाथ है, बाहर की तरफ उभरे भाग में पॉलिश है तो हो जाता है अवतल, अंदर की तरफ पॉलिश की होती है वो होता है उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण तो अपना कांच होता है जो आप देखते हो आम घरों के अंदर मिलता है, आप बाल वगैरह संवारते हो, कभी देखना कि कांच के पीछे पॉलिश की होती है और उसमें जितने भी प्रकाश की किरण गुजारोगे उसी दिशा में वो परावर्तित कर देंगी। ये तो आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है, ठीक है बच्चों। और ये पॉलिश इसलिए करते हैं कि ये घटना उसी की दिशा में हो जिस भाग में पॉलिश ना की हो। ये कुछ आपके दर्पण के बारे में जानकारी हो गई। अगर इनकी देखो परिभाषा भी पूछे तो आप बता सकते हो कि गोलीय दर्पण का कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या होती है मुख्य अक्ष के समानांतर और ध्रुव के मध्य की दूरी आर कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या करता है, गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु एक व्यास की तरह लाइन की तरह निरूपित करता है। और वक्रता केंद्र यह गोलीय दर्पण के मुख्य या सेंटर पॉइंट को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये आपके पार्ट हो गए, ये हो गया अवतल दर्पण का डायग्राम, ये हो गया उत्तल दर्पण का, ये हो गया समतल दर्पण का। इस तरह से ये आप दर्पण के बारे में चर्चा कर लिया। इसको बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये पार्ट आपको काम में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का मतलब होता है कि कौन सा साइन रखना है, कौन सी साइन में नेगेटिव आएगा, कौन से साइन में पॉजिटिव आएगा। अब जो पार्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही बेस्ट पार्ट है, वो न्यूमेरिकल से संबंधित कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत होती है कि कौन सी दूरी को पॉजिटिव लेनी है, कौन से वस्तु है, प्रतिबिंब है, आर की त्रिज्या की दूरी है या जो भी है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनके मान रखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण से चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है साइन के बारे में जानेंगे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं चिन्ह प्रणाली कि इनकी चिन्ह प्रणाली के बारे में क्या है वो समझते हैं। देखो बच्चों, चिन्ह प्रणाली में क्या होता है कि एक आपने दर्पण ले लिया, ये आपके हो गए मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश की दिशा से जाने वाली किरण यह तो होती है पॉजिटिव धनात्मक, और विपरीत दिशा में प्रकाश की तरफ वापस विपरीत आ रही ये हो गए नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में चाहे यहां हो चाहे आपके यहां हो, ये क्या होती हैं पॉजिटिव, और इस दिशा में यहां हो चाहे यहां हो ये हो जाती है नेगेटिव। और ये ध्रुव P है, यहां से नापते हैं, ठीक है बच्चों। अब इनकी जो चिन्ह प्रणाली का मतलब होता है इनकी दिशा। जब सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की किरण जब इस लेंस को पार करते हुए बाहर की तरफ निकल रही है तो ये धनात्मक है, उसी किरण को विपरीत दिशा में ले जा रही तो इनका चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव। ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ली गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। एक तरह के निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ते हो बच्चों, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव रखते हो, नीचे की तरफ आप नेगेटिव रखते हो। इधर का निर्देशांक नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव। नहीं है तो आप मैथमेटिक्स की तरह मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं बच्चों। ये जो पार्ट आप
इस पार्ट को 1 2 3, इसी पार्ट को आप क्या करते हो 1 2 3, इसी पार्ट को आप -1 -2 और -3, और यहाँ से -1 -2 और -3, और ये सेंटर पॉइंट 0। इसी तरह से ये प्रणाली है। अब कह रहा है कि ये जो ध्रुव का जो सेंटर पॉइंट P से है, इसकी दिशा में ये दाईं तरफ, अब आप हाथ है ये आपका बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ जो आ रही वो दूरियां धनात्मक, और बाईं तरफ जा रही वो दूरियां ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। ये क्यों आता है? कई बार जब दर्पण बनाते हैं, इनसाइड ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उसी का प्रतिबिंब वही बन जाता है। तो वहाँ जो चिन्ह है, उसका जो चिन्ह का जो प्रयोग है, वहाँ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आपके डायरेक्शन से पता चलता है बच्चों। तो इसके कुछ बिंदुज हैं वो मैं लिख देता हूँ, तो आपको आइडियाज हो जाए या आपको याद रह जाए, नहीं अदरवाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कुछ बिंदुज हैं मैं वो राइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, चिन्ह प्रणाली में सारी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। दर्पण के या ऐसे बोल दीजिए, गोलीय दर्पण की दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, या गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं दूरियां। एक तो यह पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रकाश की दिशा में बाहर की तरफ जब निकल रही है, जो यह डायरेक्शन होता है आपका, यह सन है बच्चों, और इस सन से इस दिशा में जो प्रकाश जा रहा है, तो यह तो जाता है पॉजिटिव। अब इसी में क्या करते हैं, इसको विपरीत भेज रहे हैं इधर इनसाइड की तरफ। तो आपका ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में आपने प्रकाश को बाहर की तरफ गुजार दिया, और इस पर गोलीय दर्पण में क्या, प्रकाश को विपरीत दिशा में भेज दिया। इस पोजीशन में आपका नेगेटिव चिन्ह आएगा। तीसरा बिंदु यह है कि गोलीय दर्पण से मुख्य बिंदु या मुख्य अक्ष, इसका मैं नाम लिख देता हूं बच्चों, आपको लाइन पता चल जाए। इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। तो अब यहां लिखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ दूरियां धनात्मक होती हैं, वह नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ ऋणात्मक होती है। ये कुछ चिन्ह परिपाटी है, ये मोस्टली कहाँ यूज करेंगे, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, वहां साइन रखेंगे। उस डायग्राम को देखकर अपन क्या करते हैं, चिन्ह रखेंगे, साइन रखेंगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके बच्चों को चिन्ह प्रणाली, इनको आप थोड़ा सा बेसिकली समझिए, आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए बच्चों, ये नया टॉपिक है, दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को बोला जाता है बच्चों एफ, स्मॉल एफ। वक्रता त्रिज्या को बोला जाता है आर के मध्य संबंध। तो कह रहा है कि एफ जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी के 2 गुना भाग के बराबर होती है। इसका संबंध ज्ञात करना है इस डायग्राम से। क्या ये वास्तव में संबंध ज्ञात करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तो क्यों? क्यों का कारण यहीं से समझेंगे। आपके सामने एक तरह का गोलीय कोष का कटा हुआ अवतल दर्पण है, और बाहर की तरफ पॉलिश की है। आप जानते हो कि ये उभरा हुआ भाग है, इस तरफ जब पॉलिश कर देते हैं तब तो बन जाता है अवतल दर्पण, इनसाइड की तरफ पॉलिश कर देते हैं तब बन जाता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण है जो बिंदु ए से आपतित होकर
और परावर्तित बिंदु गुजर जाती है फोकस बिंदु से एफ से। अब ये जो थीटा का कोण नजर आ रहा है बच्चों, ये कोण और ये थीटा, ये एकांतर कोण है। आप देखते हो इस तरह से, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो यह कोण और यह कोण तो हो गया थीटा, और ये दोनों कोणों का मान हो जाएगा 2 थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस इन डिस्टेंस की आधी है, तो इन टोटल के बराबर लिखोगे, ये 2 थीटा 2 गुना कोण है, और ये थीटा और ये थीटा ये आपस में बराबर है, ये 2 थीटा कोण दे रखा है। और ये आपकी किरण है, ओ से चलकर जब कोई किरण अवतल दर्पण से टकराती है बिंदु ए से, और टकराने के बाद वो परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु का नाम आ जाती है फोकस बिंदु, जो इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एफ से। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस है, आप लिख सकते हो स्मॉल एफ, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम लिख सकते हो आप आर। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेशन निकलती है। तो थ्योरी पार्ट है वो आप बना सकते हो, मैंने इसकी कैलकुलेशन समझनी है। इसमें ट्रायंगल बना रहे, अब मैं एक साथ बना रहा हूं बच्चों। फर्स्ट तो ट्रायंगल बन रहा है CAD, त्रिभुज CAD, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? FAD या AFD, त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो आप त्रिभुज को बनाइए, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा A। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये D, ये A पार्ट, और ये C, और ये थीटा कोण, और ये CD की डिस्टेंस है R, और यहां से त्रिभुज बनाइए बच्चों। ये कर रहा है AD, यहां से F, तो ये डिस्टेंस हो गई F, और ये थीटा कोण, ये 2 थीटा कोण है ये आपका। अब ज्ञात करते हैं यहां से थीटा कोण और यहां से थीटा कोण। तो सबसे पहले बात करते हैं tan थीटा, त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में, तो tan थीटा का मान है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों? सामने बाजू लंब होती है, ये आपकी हो जाती है आधार, और ये हो जाती है कर्ण, और ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण। तो अब tan थीटा का मान क्या हो जाता है बच्चों? लंब बट्टा आधार। लंब का मान क्या है? AD, और आधार का मान क्या है? CD। तो tan थीटा का मान आ जाएगा AD इंटू CD। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन ली है AD, ये लगभग AP के बराबर है, बट AP एक गोलाकार आकृति में है, तो ये गोलाकार आकृति में होने के कारण अपन को ये जो दूरी है ये निश्चित पता नहीं चलती है। इस निश्चित पता करने के लिए एक अपन सीधी रेखा मान लेते हैं, ये AD की डिस्टेंस वो AP के बराबर तुलना में ज्ञात करते हैं, तो लगभग लगभग बराबर होती है। इस वजह से आपको इसको सीधी रेखा में निरूपित करते हैं। AD का मान आपको पता है या नहीं है? AD का मान आपको मालूम नहीं है, तो आप रख दीजिए AD, और यहां से CD का मान है, वो CD का मान नहीं रखे जा रहे, तो बाद में रख दीजिए। ये करें ये। अब कह रहे हैं कि ये जो आपका कोण है वो लगभग अलफ है, बहुत छोटा कोण है, तो ये सब लगभग लगभग tan थीटा के बराबर है। तो अब आप थीटा के बराबर ले सकते हो AD इंटू CD, यहां से आपका थीटा कोण आ गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार फॉलो करना है इस कंडीशन को। तो त्रिभुज AFD में tan 2 थीटा दे रखा है, यहाँ 2 थीटा है बच्चों। त्रिभुज AFD, तो ये क्या हो जाएगी? भुजा AD, और यहां भुजा जाएगी FD। अब कह रहा है कि tan 2 थीटा वो लगभग 2 थीटा के बराबर है, तो यहां से 2 थीटा का मान क्या जाएगा? AD इंटू FD, ये आपका मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत बच्चों? अब आपको करना क्या है? अब समीकरण नंबर 2 का 1 में भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देने पर तो क्या जाएगा बच्चों? 2 थीटा थीटा, 2 थीटा में थीटा का भाग दे दी, AD FD,
AD, तो मैं यहां से नीचे लिख रहा हूं और यहां से ऊपर चला जाएगा CD। AD से AD कैंसल है, CD इंटू FD। CD की मान कितना है बच्चों, यहां से थीटा से थीटा कैंसल, CD का जो मान है वो तो जाएगा R और FD का मान हो जाएगा F। तो यहां से मान आ जाएगा 2/F R/F। अब F को लेंगे तो 2 यहां नीचे आ जाएगा, तो F बराबर R/2। ये आपकी समीकरण हो गई 3। इस प्रकार से आपको ये प्रूफ करना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स यहां हैं जो लिख दीजिए। AP की जो डिस्टेंस है वो लगभग है AD के बराबर, तो आइडिया हो जाए कि आखिरकार क्या है। और CP की जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर है बच्चों, CD के बराबर, और ये किसके बराबर है, R के बराबर। एक कह रहा है कि FP की जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर है, FD के बराबर। ये दूरी कितनी है, F। तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार कैसे आपने लिया। इस तरह से आपने इस सूत्र को ड्राइव कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले है चित्र को समझना। चित्र को समझकर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, उन त्रिभुज का आप पार्ट अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग पार्ट से आप थीटा निकाल लीजिए और थीटा निकालकर जैसी सिचुएशन है सूत्र बनाने की, उस सिचुएशन पे डिवाइड करके आप मान निकाल सकते हैं। इस तरह से आप दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध आ रहा है, F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब आप R का मान लेंगे तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो आप R बराबर लिखोगे तो ये 2F हो जाएगा। अगर आपको R की संबंध बूझ ले तो आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका पार्ट हो गया और ये आपको आइडेंटिफाई यहाँ कर रखा है। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने प्रश्न नजर आ रहा है, दर्पण समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आपके सामने आ रहा है 1/F 1/V प्लस 1/U। पहले तो आखिरकार यह समझते हैं UVF है क्या। U हमेशा होता है, वस्तु होती है ना, मुख्य वस्तु। ये जो AB नाम की वस्तु है, ये आपका रियल पेन है। ये रियल पेन अगर आपको यहाँ स्थित है, यहाँ से लेकर और गोलीय दर्पण के जो ध्रुव के मध्य की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं U। ये होगी मुख्य वस्तु की दूरी, वास्तविक दूरी। तो अब आप U को जब आइडेंटिफाई करें तो आप यह कर सकते हैं, बीम से वस्तु से ध्रुव के मध्य की दूरी। ये कौन सा है दर्पण, अवतल दर्पण में। और V क्या हो जाता है, प्रतिबिंब, A', B', प्रतिबिंब से ध्रुव के मध्य। दूरी। और F हो जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब होता है कि जो वास्तविक दूरी से जब किरण परावर्तित होती है और जिस बिंदु से कटान होकर गुजरती है, इसको तो बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी ये होती है फोकस दूरी। इसका नाम होता है फोकस दूरी। अब ये बच्चों मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं कि एक बार दोबारा आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिरकार ये जो मैंने एरो ले रखे हैं, इन एरो के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहां से समझोगे आया कैसे। तो सबसे पहले पार्ट क्या है वो समझते हैं। इस डायग्राम को मैं दोबारा क्या करता हूँ बच्चों, मिटा देता हूँ। आखिरकार क्या करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ, तो क्या आपको अच्छे से समझ में और आ जाए। क्योंकि आपको एक एक लाइन जब तक आप डायग्राम में नहीं समझोगे तो लेंस के जितने भी चैप्टर से कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो है दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण में यह होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। U होती है वास्तविक वस्तु से लेकर ध्रुव के मध्य की दूरी, और V होती है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मानी वस्तु का जहां उसकी परछायां बनती है, उसकी प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के मध्य की दूरी। और F होगी फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी।
तो वो सूत्र जब ड्राइव करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, आपके सामने मैं क्या कर देता हूं, एक अवतल दर्पण ले लेता हूं। लाइन टू लाइन समझना बच्चों, ध्यान से देखना। अब एक मुख्य अक्ष ले लिया आपने, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष में क्या किया आपने, एक किरण ले ली, वास्तविक वस्तु ले ली ए और बी, और ए बी की प्रकाश की किरण यहां दर्पण से टकराई और दर्पण से टकरा कर यहां गुजार दी, और यहां से ये बिंदु आ रहा है बच्चों, ये बिंदु आ जाता है आपका फोकस बिंदु। कोई दिक्कत। ए बी नाम की वास्तविक वस्तु है और ये यहां से आपतित होती है और यहां से बच्चों परावर्तित होता है। एक आप सीधी रेखा गुजारते यहां से दर्पण के मध्य बिंदु से, और यहां से टकराने के बाद यहां नजर आती है, और यहां जो कटान बिंदु है यह आपका प्रतिबिंब बन जाता है बी डैश ए डैश। अब यह तो आपका हो जाएगी वास्तविक चित्र, और यह आपका प्रतिबिंब चित्र बनेगा, नीचे बनेगा उल्टा बनेगा। अब ये जो कोण है ये थीटा कोण से आ रही है और थीटा कोण से परावर्तित हो रही है, यह कोण बराबर है, यह परावर्तित हो गई। अब कह रहा है कि ये जो वस्तु की दूरी एफ है ना, एफ बच्चों, ये एफ और ये तो होगी फोकस दूरी, और ये वस्तु है, और ये दूरी हो गई यू, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये हो गई वी। आपका डायग्राम ऐसे था, और ये आपका बिंदु हो गया पी, और यहां से कुछ म्यू ले लेते हैं, और ये म्यू और एफ एक सीधी रेखा है। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको सीधी रेखा मान सकते हो, यू एफ एक सीधी रेखा है, ये आपका डायग्राम है। अब इस डायग्राम से मैंने अलग अलग दो ट्रेंगल ले लिए। अब ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, सॉरी ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये होगा ए बी। ये तो ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला नीचे, और ये मुख्य अक्ष की समानांतर किरण है, और ये पी पर नजर कर रही। एक तो ट्रेंगल ये बन गया, और दूसरा ट्रेंगल है ए डैश बी डैश और म्यू एफ, ए डैश बी डैश म्यू एफ। ये तो हो जाती है फोकस बिंदु से, और ये किरण हो जाती है नीचे वाली किरण और ऊपर वाली किरण। इन दोनों त्रिभुज के माध्यम से इनकी इक्वेशन निकालकर इनको बैलेंस करके उपपक्षांतर करेंगे, तब जाकर आपका मान निकलेगा। ये मैं आपको मिटा रहा हूं बच्चों, ये मैं राइट कर रहा हूं यहां। तो पहला जो डायग्राम है वो मैं पहले डिनोट कर रहा हूं, क्या है आप देखिए बच्चों, ये पार्ट है ए डैश, ये पार्ट है आपका बी डैश, और ये एक सीधी लाइन में है, ये आपका इधर से गुजर गया, और ये पार्ट आपका इधर से आ गया, ए बी और पी, यही है ना, ये पार्ट आपका आ गया। अब कह रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में या ए बी पी में, तो त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी फर्स्ट त्रिभुज, ये सेकंड, लगभग सर्वांग सम है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब इसको संबंध ज्ञात करने हैं, तो ये हो जाएगा ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर। अब ए पी की भुजा है वो लगभग ए डैश पी के बराबर है, ए पी की भुजा है वो किसके बराबर, ए डैश पी के बराबर है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों। इसी तरह अपन क्या ज्ञात करते हैं, इस दूसरे डायग्राम का चर्चा करते हैं। इस डायग्राम को यहां नजर बनाते हैं, यह डायग्राम बना लिया, यह आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते, यहां से नीचे ले लिया और यहां से ले लिया, इस पार्ट को यहां से जोड़ दिया आपने। ये होगा ए डैश बी डैश और ये होगा एफ, ये और ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, और ये होगा म्यू और ये होगा पी। यहाँ पे थीटा को उठा दीजिए। अब देखिए जैसे इसी तरह से इसी प्रोसेस को कर दीजिए, इसका मतलब हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये होगा पी और यू, ये एक सीधी रेखा मान सकते हैं। तो अब आप क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए पी या यू पी एफ, आपकी जो भी मर्जी है वो ले लीजिए। मैं क्या ले रहा हूं,
पी यू एफ सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इस त्रिभुज में ज्ञात करते हैं अपन पी यू या यू पी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा यू पी और यहां से क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों पी एफ और यहां से क्या हो जाएगा ए डैश एफ। यहां से ए डैश एफ या पी एफ या एफ पी जो भी है वो आप यहां ले लीजिए। अब कह रहे यूपी की जो दूरी है वो लगभग ए बी के बराबर है। तो आप मान सकते हो बच्चों यूपी की जो दूरी है वो लगभग ए बी के बराबर है। तो अब आपकी समीकरण हो जाएगी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ, ये हो जाएगा आपकी ए डैश एफ। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब कह रहा है समीकरण नंबर 1 व 2 से संतुलन करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 से संतुलित करने पर इसका जो बायां भाग और इसका बायां भाग मैच कर रहा है, तो इसके दायां भाग यहां लिख लीजिए ए पी ए डैश पी पी एफ ए डैश एफ। यह आपका मान आ गया। यह समीकरण नंबर 3। इस मान को यहां से देखकर आपको मान फिल करनी। अब एपी का जो मान है, अब वो मान आप सारे के सारे यहां लिख दीजिए तो आपको आइडिया जाए। पहले तो देखा कि यू पी का मान वो लगभग ए बी के बराबर है, ये क्लियर हो गया आपको। अब कह रहे ए पी, अब ध्यान से देखो बच्चों ए और पी ये दूरी हो गई यू। तो अब ए पी है वहां क्या ले सकते हैं, वहां यू ले सकते हैं। दूसरा है ए डैश पी, ए डैश पी की दूरी क्या है वी, ए डैश पी की जो दूरी है वो वी है। पी एफ या एफ पी ये दूरी कितनी है, एफ पी या पी एफ जो भी है वो जाएगी एफ। ए डैश एफ ये जो दूरी है वो आपको टोटल ज्ञात करनी है। ए डैश एफ की दूरी पूछ रखा है, ए डैश एफ है वो निकलेगा ए पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। तो ए डैश एफ की जो दूरी है वो निकलेगी वी माइनस यू, यहां से निकलेगी। ये दूरी आप मान रख दीजिए इस समीकरण में। तो इसमें मान रखने पर समीकरण नंबर 3 में चित्र की सहायता से मान रखने पर, तो मैं मान यहां रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो क्या रख रहा हूं। ए पी का मान क्या है यू, ए डैश पी का मान क्या है वी, और या पी एफ का मान क्या है एफ, और यहां से मान क्या आएगा वी माइनस यू। ठीक है, ये आपको मान रख के अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखिए बच्चों ये मान आपका आ गया। अब ए एफ का मान है ना वो ये है, ए एफ का मान है ये ए डैश पी का मान है वी और एफ पी का मान एफ, तो ये हो जाएगा एफ ये मान। अब पक्षांतर करने पर, अब इसका क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे, वज्र गुणा, सॉरी इसका करेंगे वज्र गुणा करने पर यह समीकरण नंबर 4 हो गई। अब वज्र गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी। अब यह समीकरण नंबर हो गई 5। इसका करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ, ये आपका माना जाएगा। कहने होता ये माइनस है, इधर आते ये प्लस में आ जाएगा, इसका पक्षांतर हो गया। अब करेंगे यू वी एफ का भाग देने पर, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 6 में यू वी एफ का भाग देने पर
तो यू वी एफ एफ वी यू वी एफ प्लस यू वी एफ। अब जो संख्याएं कट रही हैं वो काट दीजिए बच्चों। क्या कट रही हैं? यू वी एफ ई यू एफ। तो यहाँ से क्या बचेगा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह आपका सूत्र आ जाएगा समीकरण नंबर 7, और इसी का नाम है दर्पण समीकरण का सूत्र। यह सूत्र इस तरह से आपको डिफाइन करना है। आखिरकार बच्चों इसमें देखो, समझने की कोई चीजें ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका ये एक तो डायग्राम और एक ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, अगर ये दोनों ट्रेंगल अगर आपको समझ में आ गए, इसको तो समानता रखी आपने, इसको तो इन ट्रेंगलों के माध्यम से संतुलित करके आपने मान ज्ञात किया। सबसे मेन पार्ट होता है इस डायग्राम को समझना। ये डायग्राम समझ में आते हैं, इसके जितने भी ट्रेंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये बाहर का बन रहा है, एक ये इनसाइड फोकस बिंदु वाला बन रहा है। ये तो हो जाएगा फोकस बिंदु वाला, और ये हो जाता है ये डायग्राम ए डैश बी डैश पी। ये जो रेखा आ रही है ना, ये रेखा, ये मुख्य अक्ष थीटा वाली, एक तो थीटा वाली रेखा, एक फोकस बिंदु वाली। ये दोनों डायग्राम जब आप अलग अलग रख के आप संतुलित करोगे तो आपके सामने दर्पण समीकरण का सूत्र व्युत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से अपन क्या करते हैं, सूत्रों को ड्राइव करते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब इसमें ये चीजें कब क्लियर होती हैं? इन चीजों क्लियर जब आप देखते हो डायग्राम के आधार पर कौन सी चीज कैसे आपको डिफाइन करनी है, वो डायग्राम के देखकर यूज होती है। एक बार आप बार अच्छे से देखकर आपने निकाल लिया, एक या दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तब तक इसको देखिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे दर्पण समीकरण ज्ञात की उसी तरह से अपन क्या करते हैं, लेंस की समीकरण ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप कई बार पूछ लेते हैं लेंस सूत्र देखो वह सिद्ध करो। अब बच्चों ध्यान से देखिए, लेंस सूत्र होता है ना, लेंस वो होता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक तो यह सूत्र। और दर्पण का पूछ लिया, यह तो है आपका लेंस सूत्र, और दर्पण का सूत्र पूछ लिया जाए तो प्लस आ जाता है। क्या जाता है? 1/f बराबर 1/v 1/v। इस तरह से दर्पण में तो आता है प्लस और लेंस में आता है माइनस। अब ये कैसे आता है इसके बारे में प्रूफ करेंगे। तो अब जो f है वो क्या है? वो लेंस से फोकस दूरी है। उत्तल लेंस यहां यूज करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी समझा देता हूं कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ये आपकी वस्तु है ए बी, यह वस्तु लेंस के सामने जाएगी और यहां से टकरा के गुजरेगी। तो यह जो दूरी है फोकस बिंदु, और यह दूरी और यह दूरी, इस दूरी का नाम है f। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और u क्या बच्चों? u है यस यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ये u, ये ऋणात्मक है, बाईं तरफ है। जब आप चिन्ह परिपाटी लेते हैं तो बाईं तरफ तो आ जाती है ऋणात्मक और दाईं तरफ आ जाती है धनात्मक। तो यह जो होती है उत्तल लेंस की बीम की दूरी। उत्तल लेंस में बीम होती है वस्तु की दूरी, और v क्या होती है बच्चों? उत्तल लेंस में। अब कह रहा है कि यह किरण और यह किरण जब आपस में मैच करती है और यहां से a डैश और b डैश बनता है प्रतिबिंब, यह जो दूरी है यह v हो जाती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो एक कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा बेसिक जानकारी। क्योंकि अब अपन क्या करते हैं, सूत्र के माध्यम से प्रूव करते हैं कि रियल में वास्तव में ये सूत्र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि f क्या है। f है
आपकी फोकस बिंदु ध्रुव है या लेंस के जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये म्यू है और ये सेंटर पॉइंट का वक्रता तो ओ है। ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये तो हो गई फोकस दूरी। और ये बीम वाली है, ये बाईं तरफ है, ये वस्तु की दूरी और लेंस के मध्य की दूरी ओ, और ओ से प्रतिबिंब की दूरी वी, ये हो जाती है वी। अब इसको मैं मिटा के डायग्राम डिजाइन करता हूं। डायग्राम डिजाइन करके इस सूत्र को प्रूफ करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करता है, इसको मिटाता हूं, मिटाकर अच्छे से मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम जब बनाऊंगा तब आपको क्लियर आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता कैसे? उत्तल लेंस इस तरह का होता है। थोड़ा सा लेंस के बारे में जानकारी कर दूं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इसका दूसरा नाम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ये अभिसारी लेंस, इसकी जो आकृति है वो ऐसी होती है, ये किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। और ये प्रकाश की आने वाली किरण को केंद्रित करता है, अभिसारित करता है इस तरह से, ये फोकस बिंदु। और ये आने वाली प्रकाश की किरण को फैलाता है इस तरह से। और इसका प्रतिबिंब है इनसाइड बनता है, ये अपसारी करता है। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि उत्तल लेंस की डिजाइन कैसी होती है और अवतल लेंस की डिजाइन कैसी होती है। ये दोनों लेंस हैं। जब इस लेंस का सूत्र ज्ञात करते हैं तो ये इस तरह से आएगा 1/v माइनस 1/u। और दर्पण का पूछ लिया जाए तो दर्पण में अगर ये भाग बाहर की तरफ पॉलिश की हो तो इस दर्पण का तो नाम है अवतल दर्पण। और ये बाहर की तरफ पॉलिश न करके अंदर की तरफ पॉलिश की हो, ये होता है उत्तल दर्पण। इसमें जब सूत्र प्रूफ करना हो आपको तो ये क्या हो जाएगा 1/v 1/u। ये ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बराबर 1/u प्लस 1/v, ऐसे आप ज्ञात कर सकते। अब अपन क्या करते हैं, ये लेंस का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं लेंस की। ये आपका उत्तल लेंस हो गया बच्चों। उत्तल लेंस में एक मुख्य अक्ष की किरण है वो गुजर रही है और यहां से वस्तु है। यह वस्तु F और 2F के मध्य है। AB नाम की वस्तु है, A और B। और ये लेंस के मुख्य केंद्र से ये बिंदु O हो गया और ये यहाँ से गुजरती है और यहाँ से जाती है। और एक किरण सेंटर से गुजरती है और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से गुजरती है। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट A डैश, ये पार्ट B डैश। अब कह रहा है कि बच्चों ये जो फोकस बिंदु है F, तो ये जो दूरी है ना, ये तो जाएगी F और ये जो दूरी है ये हो जाएगी V और ये जो दूरी है वो जाएगी -u। ये बीम की तरफ है, बाईं साइड बन रही। और ये F और 2F, ये 2F से परे बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक वस्तु से ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ये B हो जाएगा और ये किरण गुजरेगी और ये हो जाएगी UOF। ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या हो गया, U का मान आ गया माइनस, V का मान प्लस और F का मान प्लस। ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ मान धनात्मक होता है, बाईं तरफ मान ऋणात्मक होता है ध्रुव से। ये इनका मुख्य बिंदु O से बाईं तरफ मान ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक। F और 2F के मध्य स्थित वस्तु है AB। इनका जो प्रतिबिंब है वो 2F से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपका टाइप। अब उसी की तरह दर्पण की तरह एक ट्रायंगल ज्ञात करते हैं। ये क्या है बच्चों, AB। तो ये आपका AB और ये एक सीधी रेखा ली, एक सीधी रेखा ले लीजिए। और ये पार्ट क्या है आपका, नीचे से ऊपर,
इसको मिला दीजिए। अब इस पार्ट को जब मिलाएंगे तो यह जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। या आप अलग से बना लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा अलग अलग चित्र बना दूं तो आपको क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, इसको मैं क्या करता हूं, ए डैश बी है, इसको मैं यहां से लेता हूं और यहां से लेता हूं, ए बी यहां से आया और यहां से आया, ये बी डैश ए और ये बिंदु हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, देखिए ए बी ये ओ ओ, यहां से ए डैश बी डैश, एक तो ट्रायंगल लिया जाएगा और दूसरा ट्रायंगल यह है, इसको यहां से लेंगे और यहां से फोकस दूरी को एफ से यहां से व्यक्त करेंगे, ये हो जाएगा एफ। ए बी ए डैश बी डैश, ये दो ट्रायंगल हो गए। एक तो होगा सेंटर पॉइंट ओ वाला, एक हो गया आपका ट्रायंगल एफ वाला। ओ वाला तो यहां रख दिया, एफ वाला यहां रख दिया। अब अपन क्या करते हैं, त्रिभुज से समानता ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी ओ, लगभग त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, तो ए बी ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए बी भुजा है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, बराबर ए ओ बट्टा ए डैश ओ, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरह त्रिभुज ए बी एफ, लगभग त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, तो यहां से हो जाएगा ए बी और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप, यहां से जो मान लिया ना वो देखिए आप, देखिए बच्चों ये मान आ गया। इसी तरह से ये ले लिया यू ओ और ये एफ, ये मान, ये आपने ट्रायंगल ले लिया ओ यू। अब इस त्रिभुज से ओ यू, तो ये ए डैश बी डैश के बराबर है, ए डैश बी डैश का, ओ एफ ये किसके बराबर है, ए डैश एफ के बराबर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब कह रहा है कि ओ यू की जो दूरी है वो लगभग ए बी के बराबर है, ओ यू की जो दूरी है वो ए बी के लगभग बराबर है, तो आप इसको यहाँ ए बी के बराबर लगभग मान सकते हो। तो ये हो जाएगा ए बी ए डैश बी डैश ओ एफ ए डैश एफ, ये समीकरण नंबर 2 रख दीजिए यहाँ। अब समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर तो क्या आएगी बच्चों, बायां पार्ट आपका मैच कर रहा है, तो ए डैश ओ बराबर ओ एफ ए डैश एफ। अब इनको देख कर ये दूरियां लिखिए, ए डैश ओ। अब ए डैश ओ की दूरी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ए ओ की दूरी क्या है बच्चों, ए ओ की दूरी है यू माइनस यू। ए डैश ओ की दूरी, ए डैश और ओ की दूरी ये हो जाएगी वी। ओ एफ की जो दूरी है वो एफ है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। और ए डैश एफ, तो ए डैश एफ का मतलब हो गया, ए डैश एफ का मतलब हो गया ए डैश पी, ए डैश ओ माइनस ओ एफ, तो ये ए डैश एफ की जो दूरी है, ए डैश ओ की दूरी कितनी हो गई, वी माइनस एफ, ये दूरी आपकी यहाँ लिखनी। तो आप इसमें मान रख दीजिए, ये तो होगा माइनस यू, ये होगा माइनस वी प्लस सॉरी, और यह ओ एफ की दूरी है वो हो जाएगी एफ और ये हो जाएगी वी माइनस एफ। अब इसको पक्षांत वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों,
यू वी प्लस यू एफ, और ये क्या जाएगा एफ वी, ये माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है इस मान को यहां से रखोगे तो ध्यान से देखिए ये मान आपका आ जाएगा। अब इस मान को क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर होगी 3 पक्षांतर करने पर। अब समीकरण नंबर 3 का बच्चों पक्षांतर करो। देखो देखो बच्चों, अब क्या किया इन्होंने, यहां से जो मान लिया यहां से आपने पक्षांतर कर दिया, माइनस यू वी, माइनस माइनस प्लस यू एफ, और ये हो जाएगा एफ ई। अब आगे पक्षांतर किया तो ये माइनस यू वी, इसको बराबर करने के लिए ये जो आपका पार्ट है इसको अपोजिशन कर दिया, वी एफ, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये रिवर्स हो गया। अगर आपने यहां से ये पोर्शन रखा, ये प्लस है तो ये प्लस वाले माइनस को रख दिया तो ये यू एफ हो गया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि u और v अगर ये माइनस से गुणा करेंगे या आप क्या करें इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, u v का जो धनात्मक है वो तो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। तो u v को धनात्मक रखेंगे तो ये क्या जाएगा u f, ये धनात्मक हो जाएगा, और ये v f है ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब u समीकरण नंबर 4 में u v f का भाग देंगे तो इस समीकरण में u v f का भाग देंगे तो क्या जाएगा u v f बराबर u v f माइनस v f u v f, और ये हो जाएगा u और v, u v से u v कैंसिल, u f से u v f कैंसिल, और v f से v f कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 1/f बचेगा, और यहाँ से 1/v और 1/u, ये आपका समीकरण बचेगा। इसी का नाम होता है लेंथ समीकरण, समीकरण का सूत्र, यह लेंथ समीकरण का सूत्र हो गया। तो इसमें बच्चों है कुछ नहीं, कुल मिलाकर एक तो आपका पार्ट था ए बी, और एक में था ए डैश बी डैश, ये तो पार्ट हो गया, इसका केंद्र हो गया ओ। अब दूसरे केंद्र में ये चीज लेंगे म्यू ओ ए डैश बी डैश, म्यू डैश ए डैश बी, इनके दो ट्रायंगल समानता करेंगे, इनके दो ट्रायंगल समानता करेंगे, इनकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखेंगे। और ये जो पक्षांतर वाला मामला है ना बच्चों, ये पक्षांतर वाला मामला इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि इनसे सूत्र ड्राइव कर सके। जब तक अगर आप सूत्र को ड्राइव नहीं करोगे तब तक पक्षांतर अपनी भाषा में नहीं चेंज कर सकते हो। अगर चेंज किया तो ये लेंथ समीकरण का सूत्र नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से इनको वज्र भाषा में 1 या 2 बार जब आप प्रैक्टिस करके लिखोगे, तो इसकी मैंने थ्योरी नहीं लिखाई है, थ्योरी तो आप खुद लिख लोगे। माना कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के अंदर वस्तु की जो दूरी है या वस्तु की जो बीम की जो वस्तु दूरी है वो f2f के अंदर स्थित है। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से गुजरती है और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस फोकस बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु पे या कटान बिंदु पे जो मिलती है वहाँ ए डैश बी डैश नाम का प्रतिबिंब बनता है, ये उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और 2f से परे बनता है। अब त्रिभुज आप इस तरह से ज्ञात कर दीजिए तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों, इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इस वीडियो को देखो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लाल घंटी दबी हुई थी ना कोने में सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑल पे घंटी आती है, उस घंटी को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जैसे वीडियो नया अपलोड होगा उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।